नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज का सेशन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं एग्रीकल्चर फाइनेंस इन इंडिया। यानी कि भारत के किसानों के पास अपने फसल को उगाने के लिए या अगर खेत में किसी प्रकार की डेवलपमेंट करनी है या उनको मंडी में लेकर जानी है फसल को, या उस फसल को मंडी में लेकर जाने से पहले कोई प्रोसेसिंग करना है, तो उसके लिए जो पैसे की आवश्यकता होती है किसान को, वो पैसा कहाँ से आता है। आप लोग जिस प्रकार से जानते हैं कि किसी भी प्रकार से अब एक किसान अगर फसल को उगाता है तो उसके पास उतना पैसा नहीं बन पाता कि वो उस पैसे से अपने घर की जरूरतों को भी पूरा कर ले और उसके बाद में बचे हुए पैसे को खेत में लगाकर और आने वाली फसल को तैयार भी कर सके। तो इतना पैसा नहीं अवेलेबल होने के कारण किसान को वो पैसा किसी न किसी से लेकर आना पड़ता है। तो ये पैसा 1935 से पहले कहां से आता था या उसके बाद 1935 से लेके 1947 जब भारत आजाद हुआ तब कहां से आता था, और आज जो है वो क्या स्थिति है और आने वाले समय में हम लोग क्या बदलाव देख सकते हैं, ये सारी बातें हम आज के इस सेशन में करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक किसान को पैसे की क्यों जरूरत होती है। तो आप लोग जानते हैं कि अगर किसान एक खेत में फसल उगाता है तो उस फसल को उगाने के लिए उसको किस प्रकार से एक पैसे की आवश्यकता हो सकती है, तो इसको यहां से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो एक बार इस सेशन को अच्छे से देखिएगा क्योंकि इस सेशन में बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें भी हैं और आप लोगों के लिए जनरल जानकारी भी है जो आपके लिए जरूरी हो सकती है। तो सबसे पहले हम बताना चाहते हैं कि आपका किसान जो है उसको इनपुट परचेज करने के लिए, अब इनपुट का मतलब क्या होता है? इनपुट का मतलब है उसको किसी प्रकार से कोई बीज की आवश्यकता है या वो फर्टिलाइजर की उसको आवश्यकता है, या अगर हम बात करें तो यहां पर उसको पेस्टिसाइड की रिक्वायरमेंट है, यानी कि अगर आपका बीज की आवश्यकता हो सकती है, किसी प्रकार से उसको जो फर्टिलाइजर है, मेन्योर है, उनको परचेज करना पड़ता है। पेस्टिसाइड जब आपके फसल के अंदर कोई इंसेक्ट और पेस्ट का अटैक हो जाता है तो उससे बचाने के लिए उसको पैसे की आवश्यकता होती है ना। और इसके बाद अगर हम बात करें तो इरिगेशन, सिंचाई के लिए पैसे की आवश्यकता है ना। या हम बात करें तो उसको समर्सिबल पंप एक अगर लगाना है तो उसके लिए पैसे की आवश्यकता है। मतलब पैसे की आवश्यकता उसको अलग अलग तरीके से है और उसमें सबसे पहले आपका आता है इनपुट कॉस्ट। इनपुट कॉस्ट का मतलब है कि उसकी जो लागत आती है। अब लागत किस किस में आती है तो आपको मैंने जो बताया। उसके बाद में दूसरी लागत हो सकती है उसको किसी प्रकार का कोई इंप्लीमेंट या मशीनरी भी परचेज करना पड़ सकता है। जैसे आप लोग जानते हैं भाई, अगर हम बात करें तो आज कोई हैरो या कोई कल्टीवेटर या अगर हम बात करें तो प्लो, उनको परचेज करने के लिए भी किसकी रिक्वायरमेंट है? पैसे की आवश्यकता है। या हम बात करते हैं तो ट्रैक्टर अगर कोई किसान परचेज करता है तो उसके लिए भी पैसे की आवश्यकता है ना। उसके बाद में बारी आती है बेटर मैनेजमेंट ऑफ रिस्क। अब देखो फॉर एग्जांपल कई बार जो है आपको भी पता है भाई, रिस्क मतलब किसी भी केस में हो सकता है। जैसे आपका बाढ़ आ गई या सूखा पड़ गया या किसी प्रकार से खेत के अंदर पानी भर गया या पानी उसमें नहीं लग पा रहा है, तो उन केसेस में जो पैसे की आवश्यकता होती है, या फसल कई बार खराब हो जाती है ना कीड़े के चलते या फिर कोई पानी भरने के चलते, तो उस केस में भी किसान को पैसे की आवश्यकता होगी। तो वहां पर आपका जो रिस्क आता है उससे रिस्क को मैनेज करने के लिए भी पैसे की आवश्यकता होगी। या फिर जैसे कई बार आपका, मैंने जैसे बताया कि भाई बारिश आपकी भर गई, बारिश की वजह से खेत आपका पानी से भर गया। अब उसको पानी को निकालने के लिए, क्योंकि पानी नहीं निकाला गया तो फसल खराब हो सकती है, तो वही मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को फॉलो करने के लिए पैसे की आवश्यकता है। फिर आपका है लैंड को परमानेंटली इंप्रूव करने के लिए। अब आपको पता है भारतीय जमीन जो है, खासकर अगर हम बात करें एग्रीकल्चर लैंड, तो उस पर सैलिनिटी की प्रॉब्लम है, यानी कि सॉल्ट बहुत ज्यादा है। किसी ऐसी जमीन भी कई हैं जिनके अंदर अगर हम बात करें तो अनइवन लैंड है ना, आपका उबड़ खाबड़ जमीन है, तो उनके अंदर आपको लेवलिंग करने की आवश्यकता है, तो किसान को उसके लिए भी पैसा चाहिए। अब उसके बाद में बारी आती है जी बेटर मार्केटिंग ऑफ ए क्रॉप, यानी कि अगर फसल को लेकर जाना है मंडी में तो एक तो लेकर जाने का खर्चा है, दूसरा किसान कई बार क्या करते हैं उस फसल को बेचने से पहले उसमें किसी प्रकार के चेंजेस करते हैं, जैसे उसकी शॉर्टिंग करनी है, ग्रेडिंग करनी है। आपका ये जो शॉर्टिंग और ग्रेडिंग की प्रोसेस है ज्यादातर जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स होती हैं जैसे कि फ्रूट्स और वेजिटेबल, उनमें ज्यादा की जाती है, तो उस केस में उनको पैसे की आवश्यकता होगी। उसके बाद में आपका मार्केटिंग जो है उसको करने से पहले भी कई बार जो है क्राइसिस भी फेस हो जाते हैं, या फिर फसल आपकी खराब हो जाती है। आपने देखा होगा कई बार फसल के ऊपर बीमारी लगने के कारण या फिर जो बेमौसम बरसात होने के कारण या बरसात ना होने के कारण फसलें बर्बाद हो जाती है, फसलें खराब हो जाती हैं। तो किसान के पास पैसा तो चाहिए ना उसको अपने घर की जरूरतें पूरे करने के लिए, और उसी के साथ में दोबारा
दोबारा से फसल को उगाने के लिए, तो उस केस में जो पैसा है वो कहां से आएगा। ये सब चीजें एक प्रकार से अगर हम बात करते हैं तो ये आपका प्रोडक्टिव लोन की कैटेगरी में आता है। प्रोडक्टिव का मतलब है कि ये पैसा जो किसान को चाहिए उन चीजों के लिए चाहिए जिससे उसको दोबारा से फसल वो उगा सकता है और वहां से पैसा बना सकता है, और अगर वो पैसा लेगा किसी से तो उस पैसे को वापस भी किया जा सकता है। और दूसरा यहां पर आपका जो एक प्रकार से हम बात करते हैं तो वो आता है अनप्रोडक्टिव, ठीक है, पैसे की जो आवश्यकता होती है। ये अनप्रोडक्टिव क्या होता है, देखो एक तो किसान को पैसे की आवश्यकता है, जैसे एक आम आदमी को रिक्वायरमेंट होती है भाई, रोटी कपड़ा मकान, है ना, और उसके साथ में अगर हम बात करें तो एजुकेशन और हेल्थ। लेकिन इसके अलावा अगर वो किसी प्रकार की मैरिज के ऊपर खर्चा करता है, या वो आपका किसी डेथ एनिवर्सरी पे खर्चा करता है, जो आपकी होती है बर्थ सेरेमनी उसके ऊपर खर्चा करता है, तो ये जो सेरेमनीज या फिर जो एक प्रकार से इवेंट्स आते हैं इनके ऊपर जो खर्चा किया जाता है, जरूरी नहीं कि खुद के घर में शादी हो सकता है कि किसी पड़ोस में शादी हो या किसी रिश्तेदार की शादी हो, तो उस केस में भी वो बड़ा दिखाने के लिए एक बड़ा खर्चा कर देता है। और या फिर वो अपनी लग्जरीज के लिए, जैसे आपका घर में एसी लगवा लिया, या फिर अगर हम बात करें तो वो गाड़ी लेकर आ गया, तो इनके लिए भी जो पैसे की आवश्यकता होती है वो भी कई बार वो लोन के तौर पर लेता है, और वो पैसा जो होता है वो अनप्रोडक्टिव होता है, मतलब उस पैसे से कोई आपकी आमदनी नहीं होने वाली। लेकिन ये जो पैसा यहां पर लगाया गया है वो एक आमदनी के ऊपर पैसा है। अब इवन दो ये जरूरी नहीं है कि आपका किसान केवल और केवल खेती ही करेगा, वो जो है आपके पशुओं को भी पाल सकता है, एनिमल रेयरिंग कर सकता है, तो उसके लिए उनको एनिमल को परचेज करने के लिए पैसा चाहिए, एनिमल के ऊपर बीमारियों से बचाने के लिए पैसा चाहिए, दूध को बेचने के लिए पैसा चाहिए। तो यहां पर जो पैसे की आवश्यकता होती है वो प्रोडक्टिव आपका लोन होता है, प्रोडक्टिव पैसा होता है, प्रोडक्टिव क्रेडिट होता है, और वो जरूरी भी है क्योंकि उसके बिना काम नहीं चलने वाला। ये हमारी है जो इसके अंदर हम लोग बात करते हैं कि भाई किसान को पैसे की आवश्यकता क्यों होती है। इसके अलावा भी बहुत सारी छोटी मोटी चीजें होगी जिनके लिए किसान को पैसे की आवश्यकता होती है, जैसे अगर वो खेत में लेबर को लेकर आता है तो लेबर को देने के लिए भी तो पैसा चाहिए। अब लेबर इंतजार नहीं करती है कि किसान की फसल कटेगी, मंडी में जाएगी, किसान के पास पैसा आएगा तब मैं लेकर आऊंगा, नहीं, किसान को पैसा जो है लेबर को तुरंत देना पड़ता है, एक दिन दो दिन या फिर उसी दिन के अंदर। तो इसलिए यहां पर लेबर को देने के लिए भी पैसा चाहिए। तो इस प्रकार से और भी बहुत सारी जरूरतें होती हैं जिनके लिए किसान को पैसे की आवश्यकता होती है टाइम टू टाइम, और वो पैसा अब कहां से आएगा ये हम बात करेंगे। अब देखो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपका जो पैसा या किसान के पास जो क्रेडिट आता है, फाइनेंस आता है, उसके अगर हम बात करें तो टाइप क्या है, तो सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, और दूसरा आपका है पर्पस। तो ये पर्पस के बेसिस पर तो मैंने आपको समझा दिया कि भाई कौन सा लोन होता है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपका जो टाइम के बेसिस पर लोन होता है ये तीन प्रकार का होता है। पहला आपका है शॉर्ट टर्म क्रेडिट, दूसरा है मीडियम टर्म क्रेडिट, और तीसरा आपका है यहां पर लॉन्ग टर्म क्रेडिट। तो देखो आपका जो पैसा यहां पर अगर किसान को कम टाइम के लिए चाहिए, लगभग 15 महीने के लिए, 15 मंथ्स के लिए, तो उस पैसे को हम लोग बोलते हैं आपका शॉर्ट टर्म क्रेडिट। दूसरा किसान को अगर चाहिए पैसा 15 महीने से लेके और आपका जो है 5 साल तक, 5 इयर्स तक, तो उस केस में हम उसको बोलते हैं मीडियम टर्म क्रेडिट। और तीसरा होता है किसान को अगर 5 साल से ऊपर के लिए पैसा चाहिए तो उस केस में हम उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म क्रेडिट। तो टाइम के आधार पर है, लेकिन ये जरूरत क्यों पड़ती है, तो देखो जो शॉर्ट टर्म क्रेडिट होता है वो किसान को चाहिए जी अपनी इनपुट्स को परचेज करने के लिए। अब ये इनपुट क्या होती है आप लोग जानते हैं, मैंने अभी बताया कि फर्टिलाइजर है, लेबर है, पेस्टिसाइड्स है, सीड है, या कैटल के लिए फीड है। तो इसके लिए जो पैसे की आवश्यकता होती है तो वो आपका आता है शॉर्ट टर्म क्रेडिट के अंदर, और इसको दूसरा नाम दिया जाता है क्रॉप लोन। यानी कि एक फसल को उगाने के लिए जो किसान को पैसे की आवश्यकता है वो आपका यहां पर क्या है, शॉर्ट टर्म क्रेडिट है, और ये कम टाइम के लिए चाहिए, इसीलिए हम इसको शॉर्ट टर्म क्रेडिट के नाम से जानते हैं। और ये अप टू 12 से 15 महीने, यानी कि लगभग आपका 12 से 15 महीने के लिए ये पैसे की आवश्यकता होती है, इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट टर्म क्रेडिट। नेक्स्ट आपका आता है जी मीडियम टर्म क्रेडिट। मीडियम टर्म क्रेडिट में मैंने बताया कि 15 महीने से लेके 5 साल तक का लोन होता है। और ये लोन क्यों चाहिए किसान को, जैसे मान के चलिए अब अमाउंट भी थोड़ा सा बढ़ जाता है। पहली बात है यहां पर पैसा भी आपको कम चाहिए, ये जो पैसा है वो ज्यादा चाहिए। अब देखो जैसे जैसे आपका टाइम पीरियड बढ़ेगा वैसे वैसे इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी आपकी, तो यहां
पर जो मीडियम टर्म लोन है इसमें जैसे लैंड को इंप्रूव करना है, या फिर आपका कुआं खोदना है, समर्सिबल पंप लगाना है ना, या फिर आपको किसी प्रकार की मशीनरीज परचेज करनी है, इंप्लीमेंट परचेज करनी है, या फिर फार्म एनिमल्स परचेज करने हैं, तो उनके लिए जो पैसा आपको चाहिए वो मीडियम टर्म क्रेडिट के लिए आता है। और याद रखना, किसान को अगर पशु पालन करना है और अगर वो किसी प्रकार के एनिमल को खरीदना चाहता है, पशु को खरीदना चाहता है, गाय को खरीदना चाहता है, भैंस को खरीदना चाहता है, तो वो जो पैसा आएगा वो किस में आएगा जी? आपका मीडियम टर्म क्रेडिट में आएगा। और नेक्स्ट में बारी आती है लॉन्ग टर्म क्रेडिट। लॉन्ग टर्म क्रेडिट में आपका पैसा लंबे टाइम के लिए चाहिए और इसमें जो इन्वेस्टमेंट होती है वो क्या होती है? ज्यादा बड़ी होती है। और ये जो है, अब जैसे फॉर एग्जांपल किसान को अगर खेत में किसी प्रकार का कोई कमरा बनाना है, रूम बनाना है ना, या फिर उसको किसी प्रकार की कोई स्टोरेज फैसिलिटीज क्रिएट करनी है, ठीक है, या वो जो है किसान जो है खेत के अंदर ट्रैक्टर लेकर आना चाहता है ना, तो ट्रैक्टर के लिए पैसा क्या चाहिए? 10 लाख तक का पैसा चाहिए भाई। अब बिना 10 लाख की तो ट्रैक्टर नहीं आएगा, तो 10 लाख रुपीज ये एक बड़ी अमाउंट बन जाती है। और इन पैसों के लिए किसान को लंबे टाइम के लिए पैसा चाहिए होता है और वो लॉन्ग टर्म लोन या लॉन्ग टर्म क्रेडिट की कैटेगरी में आता है। समझ में आ गया? ये है किसान को जो पैसा चाहिए। अब किसान के पास पैसा आएगा कहां से? तो भाई साहब, किसान के पास जो पैसा आता है वो दो जगह से आता है और ये दो आपके सोर्स कौन कौन से हैं? एक है नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स और एक आपका है इंस्टीट्यूशनल सोर्स। अब देखो, इंस्टीट्यूशन और नॉन इंस्टीट्यूशन में सोर्स क्या होता है? तो देखो, इसका सिंपल सा फंडा ये है कि भाई एक तो एक वेल लोकलाइज्ड प्लेस है, वहां पर प्रॉपर रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जा रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल सोर्स। और एक आपका होता है जहां पर किसी प्रकार की कोई रूल एंड रेगुलेशंस नहीं है और उनके ऊपर कोई गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया जाता है, और उनको हम लोग बोलते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स। अब देखो, जो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स है ये क्या होते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट भी है और लगभग आपके भारत के अंदर आज भी अगर हम बात करें तो 40% पैसा जो आपका किसानों के पास आता है वो इसी नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स से आता है। अब इसमें जो सबसे बड़ा जो पार्ट है वो कौन कंट्रीब्यूट करता है, और यहां अगर हम बात करें तो इस केस में क्या उनको करना पड़ता है? तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें किसान अगर अपना पैसा लोन लेकर आता है तो उसको यहां पर अलग अलग सोर्सेस से पैसा मिलता है। तो पहला सोर्स यहां पर कौन होता है? इंडिजिनस बैंकर, ठीक है, या फिर आपका कौन होता है जी? मनी लैंडर्स होते हैं, या होता है जी ट्रेडर्स, या फिर आपके कमीशन एजेंट, या जो आपके दोस्त रिश्तेदार होते हैं वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं, और लैंडलॉर्ड्स भी इसी कैटेगरी में आएंगे। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि अगर मान के चलिए कोई जमींदार है, ठीक है, या कोई आपका आड़तिया है ना, या कोई आपका यहां पर बीच में ट्रेडर्स है, व्यापारी है ना, या गांव के जो बड़ी आपके जिनके पास जमीन ज्यादा होती है वो लोग हो सकते हैं, या आपके कोई दोस्त हो सकता है, कोई रिश्तेदार हो सकता है, उनसे जो आप पैसा उधार में लेते हो, किसान जो पैसा उधार में लेता है उसको बोला जाता है नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स। और अब ये जो पैसा है इन लोगों से क्यों लिया जाता है, कारण क्या है? तो देखो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1935 से पहले अगर हम बात करें तो किसान केवल और केवल किससे पैसा लेता था? जमींदार से ही पैसा लेता था। उस टाइम पर उनके पास कोई और सोर्स नहीं होता था। 1935 में आरबीआई बनता है और आरबीआई के बनने के बाद कुछ आपके इंस्टीट्यूशनल सोर्स क्रिएट किए जाते हैं ताकि किसानों को भी पैसा जो है वो आपका मिल सके, और जो जमींदार के द्वारा उनका एक्सप्लॉयटेशन होता था, उनका जो एक प्रकार से शोषण किया जाता था, वो शोषण जो है वो ना किया जाए, उसके लिए किसानों के लिए स्पेसिफिकली आपका धीरे धीरे एक प्रकार से इंस्टीट्यूशनल जो है बनाए जाने लगे। लेकिन ये जो आपका इंप्लीमेंटेशन है वो ढंग से तब हुआ जब भारत आजाद हुआ। तो 1947 में जाकर ये कह सकते हो कि लगभग आपका कुछ हद तक, 1947 भी नहीं बोलूंगा एग्जैक्टली, लेकिन उसके बाद में आपके रिफॉर्म हुए थे। डिफरेंट टाइप ऑफ रिफॉर्म्स के अंदर दोबारा भी आपको पता होगा बैंक को नेशनलाइज किया गया था, और नेशनलाइज करने के बाद और इसके साथ में जो आपका प्लानिंग कमीशन आया था, उस प्लानिंग कमीशन के अंदर स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर बजट के बारे में फोकस किया गया, और धीरे धीरे पैसा जो है किसानों को दिया जाने लगा बैंकों के द्वारा, ठीक है। और वो जो आपका पैसा होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल बैंक। लेकिन अभी तक जो हमारा ये बैंक के अलावा जो पैसा लिया जाता है, या फिर जो इन आपके सोसाइटीज के अलावा जो पैसा लिया जाता है, जैसे कि किसी इंडिजिनस बैंकर से हो गया, है ना, जैसे आपके गांव के अंदर कोई बड़ा जमींदार है, लैंडलॉर्ड है, तो उनसे जो पैसा लिया जाता है। इसके अलावा जो ट्रेडर्स होते हैं, व्यापारी होते हैं, या जो कमीशन एजेंट, जो मिडिल मैन होते हैं, है ना, आड़ती जिनको आप लोग बोलते हो, इसके अलावा जो रिलेटिव आपके होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं,
तो ये जो पैसा है वो नॉन इंडिजिनस की कैटेगरी के अंदर, सॉरी नॉन इंस्टीट्यूशनल की कैटेगरी के अंदर आपका आएगा। अब लोग इनसे पैसा क्यों लेते हैं, सबसे पहला कारण, तो देखो पहला कारण यहां पर ये बनता है कि देखो भाई इनसे जो लोन लेने की प्रोसेस है वो बहुत ही सिंपल होती है ना। इसमें कोई बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करना पड़ता। किसान जो है वो अपनी जमीन के कागजात इनको देकर और एक कागज के ऊपर साइन करके और बहुत ही आसानी से लोन ले सकता है। इवन दो कई बार तो किसान को अपने किसी प्रकार के कागज को भी देने की आवश्यकता नहीं होती, केवल और केवल उसको अपना जो है, क्योंकि वो जानकारी होती है एक दूसरे के साथ, जैसे आप किसी रिश्तेदार से अगर पैसा लेते हो तो आपको किसी प्रकार के कोई डॉक्यूमेंट जमा नहीं करवाने पड़ते। और दूसरी तरफ अगर आप लोग एक कमीशन एजेंट जो आड़तिया होता है उससे भी अगर आप पैसा लेते हो तो उसके पास भी कई बार डॉक्यूमेंट जमा करवाने की जरूरत नहीं होती अगर कम पैसा है। अगर पैसा अमाउंट बहुत ज्यादा है तो उस केस में हो सकता है कि आपको जमीन के कागज भी जो है रखने पड़ते हैं। तो इसका मतलब है कि इसमें किसी प्रकार की कोई सिक्योरिटी जो है पर्टिकुलर कोई फोकस नहीं होती। जैसे अगर आप बैंक में जाओगे तो आपको जमीन के कागज या फिर आपका गोल्ड ही चाहिए होगा, आप नॉर्मल जो है किसी प्रकार की सिक्योरिटी नहीं रख सकते हो, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो इसके बाद नेक्स्ट आपकी बारी आती है जी लोकल कंडीशन और एक्सपीरियंस। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल वो जमींदार आपको कितने टाइम से जानता है, कितना वो आपके जो है आसपास के लोगों को जानता है, वो आपके बिहेवियर के बारे में जानता है। तो ये सब चीजें जो होती है इनके आधार पर आपको लोन की अमाउंट कम और ज्यादा हो जाती है ना। जैसे आप लोग किसी रिश्तेदार को बहुत अच्छे से जानते हो कि भाई ये लोन वापस दे देता है, तो वो क्या करेगा, वो आपको ज्यादा अमाउंट का लोन भी दे सकता है अगर आपको आवश्यकता है। लेकिन अगर आपके बारे में पता है कि आप 5 रुपए भी वापस नहीं करोगे तो वो आपको ऑब्वियस सी बात है पैसा नहीं देने वाला है। और फिर बारी आती है जी इजी एक्सेस। तो मैंने अभी बताया कि बहुत आसानी से लोन मिल जाता है और इसी प्रकार से कोई आपकी रिस्ट्रिक्शन भी नहीं होती। ऐसा नहीं है कि पैसा आपको इतना ही मिलेगा, इतने टाइम के लिए मिलेगा, आप कितने मर्जी टाइम के लिए ले सकते हो। पर इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या आती है, ये पैसा जो है किसान अगर ले भी लेता है तो उसको समस्या क्या आएगी और ये प्रॉब्लम क्या क्रिएट कर सकता है। तो पहला कारण होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा इनसे लिया जाता है। जैसे अगर एक बैंक में आप लोन लेने जाओगे तो हो सकता है कि अप टू 10% आपको लोन मिल जाए, लेकिन अगर आप एक जमींदार से आप लोग लोन लेते हो तो लगभग आपका 20% के आसपास आपको जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ब्याज दर पे करनी पड़ेगी। और दूसरा आपकी बारी आती है जी इंडेटनेस। इंडेटनेस मतलब अब यहां पर कर्जा आपका बढ़ता चला जाएगा, कर्जा कम नहीं होने वाला, क्योंकि इतनी बड़ी जो रकम है उसके ऊपर जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बहुत ज्यादा लग चुका है। तो आप कर्जे के नीचे दबते चले जाओगे, जो कि एक बड़ा यहां पर नुकसान हो सकता है। और साथ में कई बार तो आपको अपनी प्रॉपर्टी तक बेचनी पड़ती है किसानों को, क्योंकि आपको पता होगा, अगर हम बात करें, आपने वो अमरीश पुरी की मूवीज तो देखी होंगी जिसके अंदर क्या करता है, वो किसानों को लूटता है, किसानों को जो है उनको बोलता है कि पहले इनको फ्री की खाने की आदत डालो, है ना, फिर उसके बाद इनसे जो है पैसा लूटा जाएगा, है ना। तो वही बात यहां पर भी हो रही है कि भाई अगर हम बात कर रहे हैं तो किसानों को आपका पहले तो लालच दिया जाता है और जब वो आसानी से लोन मिल जाता है तो फिर उनसे एक अंगूठा लगवा लिया जाता है और अंगूठा लगाने के बाद ब्याज दर पे ब्याज दर, ब्याज दर पे ब्याज दर, और वो अपनी पूरी जिंदगी के अंदर जो है अपना ब्याज ही पूरा नहीं कर पाता, मूलधन तो कहां से वापस करेगा। और फिर बारी आती है जी माल प्रैक्टिसेस। अब देखो कई बार लोन वापस नहीं होता तो जमींदार जो है वो विभिन्न तरह के काम उससे करवाता है, ठीक है। कई बार जो है कम रेट पर फसलों को परचेज कर लेता है, या फिर कई बार क्या होता है उनको जो है कहीं ना कहीं ये कह सकते हो कि मजदूरी करवाता है, बंधुआ मजदूरी, उसके बेटे को, उसको या फिर उसके बाप को, है ना। तो ये एक प्रकार से कहीं ना कहीं उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है, बार बार उनको कई बार जो है जलील भी किया जाता है, या फिर उनसे ऐसे कार्य करवाए जाते हैं जिनकी जो है उनको पैसा मिलना चाहिए था लेकिन अब मजबूर है, वो उससे पैसा ले चुका है। तो कई बार आपने गांवों के अंदर लोगों को देखा होगा कि भाई पैसा ले लेते हैं, पैसा किसानों को दे देते हैं, फिर उनके बाद उनसे मनचाहा काम करवाते हैं जो उनकी मर्जी आती है, तो वो एक गलत बात होती है। तो इससे किसानों के ऊपर बहुत बड़ा नुकसान आता है। तो इसी से बचने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे एफर्ट्स लगाए गए, और उन एफर्ट्स की अगर हम बात करें तो उनमें आपके इंस्टीट्यूशनल सोर्स जो है इनको क्रिएट किया गया, गवर्नमेंट के द्वारा आपकी नीतियां बनाई गई, रूल्स बनाए गए, रेगुलेशन बनाए गए, और उनमें जो है बैंकों के द्वारा जो पैसा दिया जाता है वो बैंकों के द्वारा पैसा कैसे दिया जा सकता है, कितना दिया जा सकता है, और किसानों को कितना मिलना चाहिए, कैसे मिलना चाहिए, और उसके लिए क्या क्या गाइडलाइन है, ये सारी बातें जो है गवर्नमेंट के द्वारा कुछ हद तक तय की गई हैं और इससे किसानों का फायदा भी हुआ है। आज अगर हम
बात करें तो मेजरली जो आपके इंस्टीट्यूशनल सोर्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो पहला आपका सोर्स है जी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट खुद भी जो पैसा देती है, अब गवर्नमेंट खुद का एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, पीएम किसान सम्मान निधि योजना। अब इसमें भारतीय सरकार के द्वारा किसानों को हर साल 6,000 रुपए 3 किस्तों में दिए जाते हैं। आते हैं कि नहीं आते हैं इंस्टॉलमेंट्स के अंदर, ये 3 इंस्टॉलमेंट्स में 6,000 रुपए किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत दिए जाते हैं। दूसरा है जी कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अब ये 3 प्रकार की होती हैं, आगे हम पढ़ते हैं, तो इनके द्वारा भी जो पैसा आपका दिया जाता है। फिर उसके बाद में बारी आती है जी कमर्शियल बैंक, जैसे आप लोग आज पंजाब नेशनल बैंक, एसबीआई, एचडीएफसी, तो ये जो बैंक है आपके, इनको हम लोग कमर्शियलाइज बैंक बोलते हैं, और इनके द्वारा भी आपको किसानों को जो पैसा दिया जाता है वो फिक्स किया जाता है कि भाई इतना लोन आप लोग अगर देने वाले हो तो इसका इतना हिस्सा तो आपको किसानों को देना ही पड़ेगा, एग्रीकल्चर के लिए देना पड़ेगा, रूरल डेवलपमेंट के लिए देना पड़ेगा। तो ये गवर्नमेंट के द्वारा गाइडलाइन तय की जाती है कमर्शियल बैंक को लेकर। और रीजनल रूरल बैंक, ये तो बैंक बनाए ही इसलिए गए हैं ताकि यहां पर किसानों को और ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो रहने वाले गरीब जो आपके यहां पर एंटरप्रेन्योर हैं या जो आपके कम जिनका छोटा बिजनेस है, उन लोगों को, लघु उद्योग लोगों वालों को पैसा जो है आपका कम रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर दिया जा सके, इसके लिए रीजनल रूरल बैंक बनाए गए थे। और उसके बाद में बारी आती है जी नाबार्ड। नाबार्ड तो आप लोगों को पता है कि जैसे हम लोग यहां पर बात करते हैं तो अलग अलग सेक्टर्स को बूस्ट करने के लिए, जैसे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए एग्जिम बैंक है, उसी प्रकार से एग्रीकल्चर सेक्टर को और रूरल सेक्टर को बूस्टअप करने के लिए, उसको अपलिफ्ट करने के लिए नाबार्ड को बनाया गया था। तो इनका क्या अलग अलग रोल है ये हम लोग आगे जानते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि नाबार्ड क्या है और नाबार्ड का क्या रोल है। तो नाबार्ड यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, 1982 में 12 जुलाई को इसको बनाया गया था। हेडक्वार्टर मुंबई है और प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन इसके कौन है, साजी केवी साहब है। और नाबार्ड की फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है। और ये किसकी रिकमेंडेशन के ऊपर आधार पे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कमेटी का नाम है क्रेफी कार्ड, कमेटी टू रिव्यू एंड अरेंजमेंट फॉर द इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। देखो इस बैंक के नाम के अंदर खुद भी क्या है आपका, एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट है, और इसको कमेटी को भी किसने, इस कमेटी की अगर हम बात करें तो इस कमेटी के नाम में भी क्या आता है, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है। तो इसका मेन जो फोकस है वो केवल और केवल इसी फोकस के ऊपर है कि भाई एग्रीकल्चर क्षेत्र या आपका जो रूरल क्षेत्र है उसको कैसे डेवलपमेंट किया जाए। और ये जो कमेटी थी इसके हेड थे कौन, आपके बी शिवारमन। ठीक है, ये भी याद रखना, कई बार जो है शिवारमन कमेटी के नाम से भी इसको बोल दिया जाता है। और फिर बारी आती है भाई ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आती है। और इनका विजन क्या है, तो मेनली इनका विजन यही है कि भाई आपके जो नेशन के अंदर, देश के अंदर जो रूरल प्रॉस्पेरिटी है उसको बूस्टअप करना, उसको ज्यादा बढ़ाना। इसके साथ में मिशन क्या है, to promote the sustainable and equitable agriculture and rural development through the participative financial and non-financial interventions, innovations, technology and institutional development for the securing the prosperity। देखो अभी सिंपल सा फंडा क्या है भाई, आपको एक बात बताना चाहता हूं कि 3 फंक्शन ये परफॉर्म करते हैं। पहला है फाइनेंस, दूसरा है डेवलपमेंट और तीसरा आपका है सुपरविजन। देखो नाबार्ड जो है वो खुद किसानों को डायरेक्टली कोई भी पैसा नहीं देता है। नाबार्ड के द्वारा या तो किसी प्रकार की कोई स्कीम के अंदर पैसा लगाया जाएगा, ठीक है, तो ये जो डेवलपमेंट स्कीम्स होती हैं वो इनके द्वारा बनाई जाती हैं। इसके साथ में इनको जो पैसा नाबार्ड से दिया जाता है वो किसको दिया जाता है, आरआरबी को, रीजनल रूरल बैंक को दिया जाता है। और रीजनल रूरल बैंक के द्वारा और इन शेड्यूल जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं इनके द्वारा पैसा किसानों को प्रॉपर दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा, उसका सुपरविजन भी किया जाता है। यानी कि प्रॉपरली उसकी जांच की जाती है कि भाई पैसा किसानों को ही दिया गया था कि नहीं दिया गया था, या ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को ही दिया गया था नहीं दिया गया था, छोटे उद्योगों को पैसा दिया गया था कि नहीं गया था। तो ये सारी जानकारी और इस प्रकार से जो प्रॉपर सुपरविजन है और आपका जो पैसे का डिस्ट्रीब्यूटमेंट है जो गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है उसका पूरा का पूरा जो है यहाँ पर ब्यौरा इनके पास होता है। और ये उसमें कंप्लीटली फोकस करते हैं कि भाई रूरल एरिया और जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसके अपलिफ्टमेंट में फोकस किया जाए। इसके बाद में बारी आती है यहां पर कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज, मेनली 1904 से इनका जो है दौर स्टार्ट हो गया था। और ये जो रूरल क्रेडिट है यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र में पैसा है कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर देने के लिए इनको बनाया गया था। और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म क्रेडिट जो है आपके दिए जाते हैं। तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में यहां पर आपको मैं बताना चाहता हूं कि सबसे पहले रूरल जो कोऑपरेटिव है वो सबसे ओल्ड
और ये कह सकते हो कि मोस्ट एक्सटेंसिव फॉर्म है रूरल इंस्टीट्यूशनल फाइनेंशियल की। यानी कि अगर हम बात करें एक इंस्टीट्यूशनल वे के अंदर ग्रामीण क्षेत्र को जो पैसा दिया जाता है उसका सबसे बेहतरीन जो आपका दौर कहीं ना कहीं अगर हम बात करें शुरुआती दौर में स्टार्ट होता है तो वो इसी रूरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज से स्टार्ट होता है। इसमें अगर हम बात करते हैं तो ये आपकी शॉर्ट टर्म क्रेडिट कोऑपरेटिव दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, दूसरा है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, और तीसरा आपका होता है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। और ये बिल्कुल ग्रासरूट लेवल की होती है। और ये जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं ये एपेक्स लेवल के होते हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि भाई देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें तो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स जो होते हैं ये आपके जो यहां पर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक होंगे इनको लोन प्रोवाइड करवाएंगे। और यहां पर आपका एक प्रकार से रिजर्व बैंक जो होते हैं इनके बीच में और इनके बीच में एक आपका जो लिंक एस्टेब्लिश किया जाता है वो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा एस्टेब्लिश किया जाता है। उसके बाद में इनसे जो पैसा होगा वो फर्दर आपका प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज को या फिर डायरेक्टली किसानों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और ये जो किसानों को पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ये बहुत ही माइन्यूट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर होता है, बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर होता है, और इसमें किसानों का एक्सप्लॉयटेशन बिल्कुल भी नहीं किया जाता। और इवन दो अगर मैं बात करूं तो बहुत समय पहले किसानों को बिल्कुल जीरो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर भी इसमें पैसा दिया गया था। और उसके बाद में धीरे धीरे, क्योंकि अब देखो इन बैंकों को चलाने के लिए भी खर्चा चाहिए तो इसके लिए कुछ चार्जेस पे किए जाने लगे, लेकिन ये चार्जेस भी बहुत मिनिमाइज थे और आज भी ये किसानों को बहुत ही कम रेट पर पैसा अवेलेबल करवाते हैं। और ये एक वाकई में ये कह सकते हो कि ग्रामीण क्षेत्र को अपलिफ्ट करने का सबसे शुरुआती दौर था। और उसके बाद में लॉन्ग टर्म क्रेडिट, ये आपका पैसा जो अवेलेबल करवाते हैं जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, ये कम टाइम के लिए अवेलेबल करवाते हैं। लेकिन अब आपके लॉन्ग टर्म क्रेडिट कोऑपरेटिव कौन कौन से होते हैं तो इनका नाम है प्राइमरी एग्रीकल्चर लैंड डेवलपमेंट बैंक और दूसरा आपका है कॉम्प्रिहेंसिव लैंड डेवलपमेंट बैंक। और ये जो लैंड डेवलपमेंट बैंक्स होते हैं ये लॉन्ग टर्म के लिए पैसा जो है वो अवेलेबल करवाते हैं, लेकिन ये भी यही कहीं ना कहीं बहुत ही लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर किसानों को पैसा अवेलेबल करवा देते हैं। उसके बाद में बारी आती है जी कमर्शियल बैंक। अब ये कमर्शियल बैंक जो है सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि कमर्शियल बैंक जो है किसानों को स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो रूरल एरिया के लिए आपका जो है इनके पास अलग से स्पेसिफिकली लोन की अमाउंट फिक्स्ड है कि इतना आपको किसानों को या फिर एग्रीकल्चर के अलावा जो रूरल एरिया है उनको देना ही पड़ेगा। शेयर ऑफ कमर्शियल बैंक इन रूरल क्रेडिट वाज वेरी मेजर टिल द 1969। आपको पता होगा 1969 के अंदर क्या हुआ था, एक प्रकार से बैंकों का क्या कह सकते हो कि सोशलाइजेशन किया गया था, या फिर ये कह सकते हो कि उनको जो है आपका नेशनलाइजेशन किया गया था ना, राष्ट्रीयकरण। तो उस केस में क्या हुआ था, प्राइवेट बैंकों को भी सरकारी बैंक बनाए गए थे और उसमें किसानों के लिए जो आपका पैसा दिया जाने लगा या ग्रामीण क्षेत्र को डेवलपमेंट करने के लिए जो पैसा दिया जाने लगा बैंकों के द्वारा, उसका अमाउंट निर्धारित किया गया, उसका परसेंटेज फिक्स किया गया। और इसके बाद में अगर हम बात करें तो यहां पर नेशनलाइजेशन जो है वो दो बार हुआ था, एक 1969 के अंदर 14 बैंकों का और एक 1980 के अंदर 6 बैंक जो है वो कमर्शियलाइज किए गए थे। और इसमें यही फोकस किया गया था क्योंकि देखो अगर हम किसी भी देश की इकोनॉमी को बूस्टअप करना चाहते हैं और खासकर आपके छोटे उद्योगों को बड़ा बनाना चाहते हैं या छोटे कारीगरों को एक प्रकार से अगर उनको अपलिफ्टमेंट करना चाहते हैं तो हमें सोशलाइजेशन सिस्टम के द्वारा या एक वेल मैनेज्ड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के द्वारा उनको पैसा देना पड़ेगा ताकि लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर उनको पैसा मिल सके और कम से कम उनका एक्सप्लॉयटेशन हो और ज्यादा उनका अपलिफ्टमेंट हो। उनको एक बेसिक सपोर्ट की भी आवश्यकता होती है, इसीलिए इसकी नीड उस टाइम पर थी और वाकई में इसके द्वारा देश के अंदर किसानों को या फिर छोटे छोटे उद्योगों को आपका अपलिफ्टमेंट मिला, उनका डेवलपमेंट हुआ और इस कगार पर वो लोग पहुंचे कि आज हम कहीं ना कहीं काफी हद तक इंप्रूव्ड हैं। अगर हम आजादी से पहले की बात करते हैं, 1960 से पहले की बात करते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन अगर हम बात करें या आपका यहां पर व्हाइट रेवोल्यूशन की बात करें या ग्रे रेवोल्यूशन की बात करें, तो ये जो रेवोल्यूशन आज हम देख पा रहे हैं, येलो रेवोल्यूशन है, ग्रे रेवोल्यूशन है, ये रेवोल्यूशंस में भी आपका फाइनेंस और खासकर अगर हम बात करते हैं तो इस प्रकार से जो इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ आपका जो फाइनेंस था उनका बहुत बड़ा रोल था इस देश की इकोनॉमी को बूस्टअप करने में। और ये रेवोल्यूशन जो क्रांति आई थी एक प्रकार से, चाहे वो हरित क्रांति है, चाहे दुग्ध क्रांति है, चाहे वो आपकी पीली क्रांति है, तो इन सबके लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां पर इनके द्वारा भी पे की गई है। इसके बाद में बात करते हैं तो आपके रीजनल रूरल बैंक है।
रीजनल रूरल बैंक को आपका 1975 के अंदर सबसे पहले एस्टेब्लिश किया जाता है एंड दीज वर स्पेशलाइज्ड फॉर रूरल एरिया डेवलपमेंट। और अगर हम बात करें तो रूरल ओरिएंटेशन ही इनको फोकसली डेवलप किया गया था और इनका मेन टारगेट यही था कि भाई जो छोटे और खासकर जो स्मॉल उद्योग के लोग हैं उनको पैसा दिया जाए, किसानों को पैसा दिया जाए, स्मॉल एंटरप्रेन्योरशिप को पैसा दिया जाए और कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर उनको पैसा दिया जाए। तो ये एक प्रकार से सबसे पहले ये कह सकते हो कि नरसिम्हा जो यहाँ पर कमेटी है उसके आधार पर इसको बनाया गया था। और यहाँ अगर हम बात करें तो मेन ऑब्जेक्टिव इसका यही था कि भाई पैसा बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिले, दूसरा ये था कि मनी लेंडर से छुटकारा किसानों को मिल सके और जो इकोनॉमी है यानी कि देश की जो इकोनॉमी है उसको बूस्टअप करने के लिए और खासकर में जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो बैंकों के साथ अटैच हो सके, बैंकों से पैसा उधार ले सके, उनका जो है बैंकों पर विश्वास बन सके, इसके लिए जो है इसको लाया गया था। और उसी के साथ में एम्प्लॉयमेंट जो अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि देखो ट्रेड एंड कॉमर्स के अंदर अगर आपका पैसा बढ़ेगा, एक प्रकार से लोगों के उद्योग बढ़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है देश की इकोनॉमी भी अपलिफ्ट होगी और उसके साथ में लोगों को रोजगार भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। उसके लिए इन बैंकों को लाया गया था। अब अगर हम बात करें तो इनके जो है अभी काफी हद तक इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है और ये इंप्रूवमेंट क्या क्या हो सकती है। तो एक तो कैपिटल बेस जो है आरआरबी का वो बड़ा करना पड़ेगा। आज भी जो है पैसा बहुत कम है इनके पास किसानों को देने के लिए, ग्रामीण क्षेत्र को अपलिफ्ट करने के लिए। उसके साथ में इनको लिबर्टी भी देनी पड़ेगी क्योंकि आज भी रिस्ट्रिक्शंस में काम करते हैं। आपको पता होगा आरआरबी जो है वो तीन एक प्रकार से सोर्स ऑफ इनकम है जिनके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं या तीन लोग इनको जो है एक प्रकार से रेगुलेट कर रहे होते हैं। एक तो आपका इनकी हिस्सेदारी जो है वो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की है, एक स्टेट गवर्नमेंट की है और एक इसमें एक आपका कोई भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक होता है जो कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो वो लिबर्टी इनको काफी ज्यादातर देनी पड़ेगी। और नेक्स्ट हम बात करें तो प्रोवाइड द रीफाइनेंस एट लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि इनको अगर पैसा किसानों को देना है तो इनके पास पैसा होना भी तो चाहिए। ये पैसा जब लेते हैं तो इनको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर पैसा मिलना चाहिए। और मेनली याद रखना कि आरआरबी को रीफाइनेंस करने का जो काम करता है वो कौन करता है, नाबार्ड करता है। ठीक है, और इसके साथ में जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक होते हैं वो करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, स्टेट गवर्नमेंट करता है। ठीक है, प्रोवाइड ट्रेनिंग टू द स्टाफ, जो इनके स्टाफ्स हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाए ताकि वो ना कि केवल किसानों को डायरेक्टली जो है पैसा फाइनेंस अवेलेबल करवाएं, ताकि उनको ये भी सपोर्ट करें कि भाई कैसे आप लोग किन किन बिजनेस में पैसा लगा सकते हो और वहां से कैसे आपकी जो है इनकम को जनरेट किया जा सकता है। इसके साथ अगर हम बात करें तो यहां पर जो इंस्टीट्यूशनल सोर्स हैं जिसे हम बात करते हैं, तो कोई भी पैसा यहां पर लिया जाता है, चाहे आप किसी बैंक से पैसा लेते हो या फिर आपके आरआरबी से पैसा लेते हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी से पैसा लेते हो, तो आपको फॉर्मेलिटीज बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। ठीक है, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रॉपर करना पड़ता है, आपको एक सिक्योरिटी प्लेज करना पड़ेगा, यानी कि अगर आपके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है। और दूसरा इसमें जो आपकी अमाउंट है, जैसे यहां पर अगर हम बात करें तो आप जैसे आज अगर गए किसी मनी लेंडर के पास तो आप 1000 रुपए आज भी लेकर आ सकते हो, कल जरूरत है तो कल भी 1000 लेकर आ सकते हो और इंस्टेंट आपको पैसा मिल जाएगा। लेकिन यहां पर आपको इंस्टेंट पैसा नहीं मिलेगा, प्रॉपर टाइम के अंदर आपको जो है फॉर्मेलिटीज पूरा करना पड़ेगा और फॉर्मेलिटीज पूरा करने के बाद आपको जो है लोन डिसबर्स किया जाएगा, जो कि एक बड़ी यहां पर प्रॉब्लम हो सकती है। और फिर अगर हम बात करें तो प्रोडक्टिव लोन ओनली, यानी कि आपको अपने जो सेल्फ कंजप्शन के लिए लोन है, या अगर हम बात करें तो जो अनप्रोडक्टिव लोन है, मैंने बताया था कि भाई मैरिज के लिए है ना, या फिर बाकी और पर्पसेस के लिए, तो उसमें आपको लोन जो है इसमें नहीं मिलता। और फिर है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, हाँ ये तो ऑब्वियस सी बात है, हमारे देश के अंदर एक बहुत बड़ी जड़ है जिसके अंदर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हमेशा रहता है। और नेक्स्ट बारी आती है जी करप्शन और रेड आपका टैपिज्म। ये करप्शन तो आप लोग जानते हैं, भ्रष्टाचार, लेकिन रेड टैपिज्म का मतलब होता है कि कागजी कार्रवाई बहुत होती है, मुश्किलें बहुत आती हैं, है ना, तो प्रॉब्लम्स की वजह से किसान कई बार जो है इनके लोन को नहीं ले पाते हैं। और करप्शन कैसा है, तो जैसे आपको पता होगा, मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो भी बनाया था, मैंने बताया भी था कि भाई एक किसान था, उसने लोन लेने के लिए एक बैंक मैनेजर के पास अप्लाई किया, तो एसबीआई का मैनेजर था, उसने क्या किया, उससे 35,000 के मुर्गे खा गया। यानी कि अब देखो 1-2 लाख का लोन लेना था और 35,000 के मुर्गे खा गया, तो भाई ये सबसे बड़ी समस्या है। तो बेचारा क्या करता अब किसान, अब यही सबसे बड़ी समस्या है, उसको लोन भी नहीं दिया गया। सबसे बड़ी बात तो ये है। तो एक प्रॉब्लम ये आती है कि ये जो करप्शन है वो हमारे देश के अंदर बहुत बड़ी जड़ है ना, जिसकी वजह से हर आपका वर्ग जो है वो एक्सप्लॉइट होता जा रहा है। और ये करप्शन किसी एक पर्टिकुलर उस डिपार्टमेंट में नहीं है, हर सिस्टम में आपको देखने को मिलेगा।
अब हमारी अगर हम बात करते हैं तो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर, आज जो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट है वो किसानों के लिए कितना अवेलेबल है। तो ग्राउंड लेवल क्रेडिट डिसबर्समेंट इन एग्रीकल्चर हैज एक्सपीरियंस्ड ए सिग्निफिकेंट इंक्रीज ऑफ 349%। मतलब जो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर के पास इन इंस्टीट्यूशनल से द्वारा जो पैसा दिया जाता है 2013-14 में 7.3 लाख करोड़ था, लेकिन 2023-24 में ये बढ़कर कितना हो चुका है 25.48 लाख करोड़ हो चुका है। और वहीं अगर हम बात करें तो शॉर्ट टर्म जो लोन है वो आपका 2013-14 में 5.48 लाख करोड़ था और 2023-24 में कितना हो चुका है 15.7 लाख करोड़। और उसके अलावा आपका यहां पर शॉर्ट टर्म क्रेडिट की बात करते हैं तो इसमें किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम जो है जिसके अंडर में आपका लोन जो है वो 3.63 लाख करोड़ था, सेम यहां पर 2013-14 में, और 2023-24 के अंदर ये बढ़कर कितना हो चुका है 9.81 लाख करोड़ हो चुका है। तो किसान क्रेडिट कार्ड में आपको पता होगा कि केसीसी के अंडर में लोन दिया जाता है। अब केसीसी के अंडर में क्या होता है, किसान अपना यहां पर 3 लाख तक का लोन ले सकता है और 3 लाख तक के लोन को जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो आपका 9% है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहां पर सभी किसानों को 2% की छूट देती है, यानी कि सबवेंशन मिलेगा और ये सबवेंशन सभी किसानों को मिलता है और इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है 7%। लेकिन अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक यहां पर और लायबिलिटी देती है कि अगर आप लोग टाइमली रीपेमेंट कर देते हो, यानी कि समय पर अगर अपना पैसा चुका देते हो बैंक को, तो आपको 3% का और छूट मिल जाएगा, जिसको हम लोग एक्स्ट्रा सबवेंशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये आपकी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं जिसके तहत यहां पर छूट मिल रही है ब्याज दर में, और इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट किसान को पे करना पड़ता है 4%। अब सोच के देखो, कहां तो एक मनी लेंडर से किसान जब पैसा लेकर आएगा तो उसको 20% तक पैसा आपका जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, 25% तक भी पे करना पड़ जाता है, लेकिन यहां किसान को केवल और केवल 4% ही रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, जो कि अपने आप में वाकई में यहां पर इंपॉर्टेंट है। और इस कम रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ किसान पैसा ले भी सकता है और आपका आसानी से पैसा वापिस से कर भी सकता है। और फिर अगर हम बात करें तो यहां पर आपका करंट स्टेटस क्या है, तो अभी आपको बताना चाहता हूं कि 2024-25 जो लास्ट आपका बजट था उसमें टोटल बजट किसानों के लिए एलोकेट किया गया था 1,22,528 करोड़, और अभी आपको पता है 25-26 का बजट आने वाला है, उसमें कितना आपका पैसा दिया जाएगा वो बात की बात है। इसके अलावा किसानों को डायरेक्टली इनकम सपोर्ट, जिसकी मैं बात कर रहा था, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, उसके तहत किसानों को आपको पता होगा ये स्कीम 2019 के अंदर 24 फरवरी को जो है लॉन्च की गई थी, और इसमें किसानों को 6,000 रुपए हर साल जो है डिसबर्स किए जाते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के तहत। तो ये आपके यहां पर जो है किसानों को क्या हेल्प कर रही है सरकार और किस प्रकार से आपका जो है आज प्रेजेंट टाइम में किसानों को लोन दिया जा रहा है, ये सारी बातें हमने डिस्कस की। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि भाई आज इनमें समस्याएं क्या हैं और आने वाले टाइम में क्या डेवलपमेंट की जा सकती हैं। तो देखो, एक इंपॉर्टेंट यहां पर यह है कि ये सारी बातें इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि आज किसान जो है वो सबसे बुरी स्थिति में कहीं ना कहीं गुजर रहा है, और इसी के साथ में अगर हम बात करें तो किसानों के लिए इन पैसे की आवश्यकता बहुत जरूरी भी है, क्योंकि उसको अपने घर को पालना भी है और इसके साथ में खेत में जो प्रोडक्शन है वो भी करना है। और लगातार मौसम के कारण, या आप ये कह सकते हो बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स के कारण, क्लाइमेट के कारण, इंसेक्ट के कारण, डिजीज के कारण किसान की जो फसल है वो हमेशा एक प्रकार से ऐसी कंडीशन में होती है जिसके ऊपर कोई आप ये कह सकते हो कि आने वाले टाइम में कोई पता नहीं कि खराब कब हो जाए और कब जो है फसल आपकी जो है खेत में ही आपका जो है रह जाए। तो उस केस में इंपॉर्टेंट है कि किसानों को ये फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सके, और वो डेवलपमेंट जो है हमारे देश के लिए बहुत बड़ी होगी, क्योंकि आज देश की लगभग 45% पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर के ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है। और इसके अलावा जितनी भी आपकी यहां पर इंडस्ट्रीज हैं, जो फूड इंडस्ट्रीज हैं, वो भी एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है, और पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है। और बढ़ती हुई पॉपुलेशन को अगर हम फीड करवाना चाहते हैं तो इन लोगों को पैसा भी बेसिकली मिलना बहुत जरूरी है, तभी हम देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ा पाएंगे। और जो है इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड या आपका प्रमोशन ऑफ एपीओस, ये भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स है जिसके अंडर में किसानों को जो है अपलिफ्टमेंट करने का कार्य किया जाता है। जैसे अगर हम बात करें तो आज प्रेजेंट टाइम में मशीनरीज अगर परचेज करनी है, एग्रीकल्चर के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्टअप करना है, तो उसके लिए जो फंड की रिक्वायरमेंट है उसके लिए 2020 में ये आपका स्कीम को स्टार्ट किया गया था। और उसी प्रकार से एफपीओ जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, इनको बनाने के लिए 2020 के अंदर स्कीम को लॉन्च किया गया था, जिसके अंडर में मेन टारगेट रखा गया
गया है कि 2027-28 तक 6,865 करोड़ रुपए के साथ कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एफपीओज को बनाया जा सके, और इसमें 10,000 एफपीओ का टारगेट रखा गया है 2027-28 तक। और इसमें जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं यहाँ पर वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, इसके साथ में अगर हम बात करें तो यहाँ पर नाबार्ड, एसएफएसी और नेफेड जैसी ऑर्गेनाइजेशंस को इसमें टारगेट रखा गया है कि भाई ये जो है आपका इनको फोकस किया गया है कि इनके थ्रू एफपीओज को बनाया जाएगा, ठीक है। और ये लगभग यहां पर अगर हम बात करें तो 9,180 एफपीओज अभी तक बन चुकी हैं और 10,000 का टारगेट था, जो कि अपने आप में वाकई काबिली तारीफ है। और आने वाले टाइम में भी ऐसी अपलिफ्टमेंट क्या करेंगे और गवर्नमेंट का क्या टारगेट होगा, अभी इस बजट के अंदर गवर्नमेंट किसानों के लिए क्या देने वाली है वो देखने लायक होगा, और हम लोग देखेंगे कि भाई किस प्रकार से अपलिफ्टमेंट किया जा सकता है। और आज के लिए इतना ही था। उम्मीद है कि आज का सेशन आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा और प्रोडक्टिव भी रहेगा। और अगर आने वाले टाइम में भी आप लोग इस प्रकार के सेशन देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, और आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सेशन कैसा लगा और आने वाले टाइम में आप किस प्रकार के सेशंस को देखना चाहते हो, तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा और डेफिनेटली आपको आपके मतलब उम्मीद के अनुसार और बेटर सेशंस जो है आने वाले टाइम में प्रोवाइड करवाए जाएंगे। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।